मार्च 2013 की एक तारीख, उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, यहां का एक गांव है संतोषपुर। इस गांव में उस दिन जो हुआ वह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि हमारे समाज के माथे पर लगा एक गहरा दाग है। यह कहानी है उर्मिला बाजपेयी की, एक सम्मानित ब्राह्मण परिवार की महिला। उस दिन लोकतंत्र की सारी मर्यादाएं, इंसानियत की सारी हदें और कानून का सारा इकबाल गांव की गलियों में दम तोड़ता हुआ दिखा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कहा जाता है कि सत्ता का नशा कुछ लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। यह वो दौर था जब जाति की पहचान किसी की इज्जत और जान से ज्यादा कीमती हो गई थी। संतोषपुर गांव इस कड़वी सच्चाई का गवाह बनने जा रहा था। उस सुबह गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन दोपहर होते होते माहौल में एक अजीब सा तनाव घुलने लगा। यह तनाव किसी बड़े तूफान का संकेत था। शिव कुमार बाजपेयी, जो गांव के एक सीधे साधे और सम्मानित व्यक्ति थे, अपने घर पर थे। उन्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके एक छोटे से कदम की कीमत उनके परिवार को किस तरह चुकानी पड़ेगी। उनकी पत्नी उर्मिला बाजपेयी घर के कामकाज में लगी थी। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही घंटों में 20 से 25 लोगों की एक हिंसक भीड़ उनके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आएगी। यह भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं थी, यह जातिगत अहंकार और बदले की आग में जल रहे लोगों का एक झुंड था, जो किसी भी कीमत पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता था। अचानक गांव में शोरगुल बढ़ा। गालियों और धमकियों की आवाजें हवा में तैरने लगी। देखते ही देखते वह भीड़ बाजपेयी जी के घर के सामने जमा हो गई। दरवाजे पर जोर जोर से लातें पड़ने लगी। परिवार के लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही दरवाजा टूट गया और हमलावर घर के अंदर घुस आए। उनका निशाना थी उर्मिला बाजपेयी। उन लोगों ने उन्हें पकड़ा और पीटना शुरू कर दिया। घर में रखा सामान तोड़ा जाने लगा। यह किसी साधारण लड़ाई का दृश्य नहीं था। यह एक सोची समझी साजिश थी, जिसका मकसद सिर्फ चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय को अपमानित करना और डराना था। गांव के दूसरे ब्राह्मण परिवार अपने घरों में दुबककर यह सब देखने और सुनने को मजबूर थे। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उस भीड़ के चेहरे पर कानून का कोई डर नहीं था। उन्हें अपनी जाति और राजनीतिक संरक्षण का गुमान था। उन्होंने उर्मिला बाजपेयी को उनके बालों से पकड़ा और घर से बाहर घसीटना शुरू कर दिया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर किसी भी सभ्य समाज का सिर शर्म से झुक जाए। एक महिला की अस्मिता को सरेआम तार-तार किया जा रहा था, और यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि उनके पति ने अपने पड़ोसी की मदद करने की हिम्मत की थी। उस दिन संतोषपुर गांव में इंसानियत हार गई थी और जातिगत नफरत जीत रही थी। यह उस काले दिन की बस शुरुआत थी। सवाल उठता है कि आखिर इतनी नफरत क्यों? इस क्रूरता की वजह क्या थी? वजह बहुत छोटी, लेकिन हमारे समाज की जातिगत संरचना की परतों में बहुत गहरी थी। हुआ यह था कि बाजपेयी परिवार के पड़ोसी प्रदीप त्रिपाठी, जो खुद भी ब्राह्मण थे, का बेटा गांव के ही एक यादव परिवार की लड़की के साथ भाग गया था। इस मामले में पुलिस ने लड़की के परिवार वालों के कहने पर प्रदीप त्रिपाठी को हिरासत में ले लिया था। शिव कुमार बाजपेयी ने बस इतनी सी गलती की कि उन्होंने अपने पड़ोसी की मदद करने की कोशिश की। उन्होंने प्रदीप त्रिपाठी की जमानत के लिए थोड़ी भाग दौड़ की। इसी बात से यादव समुदाय के कुछ लोग नाराज हो गए। उन्हें लगा कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण की मदद क्यों कर रहा है। ये मदद उन्हें अपनी जाति पर हमले की तरह लगी। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उनके खिलाफ जाकर खड़ा हो। बस इसी बात का बदला लेने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए और पूरे ब्राह्मण समाज को एक सबक सिखाने के लिए उन्होंने शिव कुमार बाजपेयी के परिवार को निशाना बनाया। और निशाना भी घर की महिला को बनाया गया, क्योंकि वे जानते थे कि एक महिला का अपमान पूरे परिवार और समुदाय को तोड़ने के लिए सबसे कारगर हथियार होता है। यह सिर्फ एक प्रेम प्रसंग का मामला नहीं रह गया था, इसे दो जातियों के बीच शक्ति प्रदर्शन का मैदान बना दिया गया था। और इस मैदान में सारे नियम, सारी नैतिकता और सारी इंसानियत को ताक पर रख दिया गया था। हमलावरों ने उर्मिला बाजपेयी को घर से बाहर घसीटकर जो किया, वह सुनकर रूह कांप जाती है। उन्होंने पहले तो उन्हें बुरी तरह पीटा, फिर उनके चेहरे पर कालिख पोत दी गई। यह सिर्फ कालिख नहीं थी, यह उनके सम्मान पर, उनकी पहचान पर पोता गया कलंक था। लेकिन क्रूरता यही नहीं रुकी। इसके बाद उन लोगों ने जूतों और चप्पलों की एक माला बनाई और जबरदस्ती उर्मिला जी के गले में डाल दी। सोचिए, उस महिला पर क्या गुजर रही होगी, जिसे उसके ही गांव के लोग, जिन्हें वह शायद रोज देखती होगी, इस तरह जलील कर रहे थे।
यह सब कुछ पूरे गांव के सामने हो रहा था। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब देख रहे थे। कुछ डर से चुप थे और कुछ शायद इस तमाशे का मजा ले रहे थे। इसके बाद उस भीड़ ने उर्मिला बाजपेयी को पूरे गांव में घुमाया। उनके बाल पकड़कर उन्हें घसीटते हुए, गालियां देते हुए वे लोग गांव की हर गली से गुजरे। यह एक तरह का विजय जुलूस था जो एक असहाय महिला के अपमान पर निकाला जा रहा था। यह संदेश देने की कोशिश थी कि गांव में किसका राज चलेगा, किसकी बात मानी जाएगी। यह सिर्फ उर्मिला बाजपेयी का अपमान नहीं था, यह गांव के हर उस व्यक्ति का अपमान था जो कमजोर था, जो अल्पसंख्यक था। यह उस सामाजिक व्यवस्था का नंगा नाच था जहां न्याय और सम्मान जाति की तराजू पर तौला जाता है। इस घटना ने यह दिखा दिया कि सत्ता का संरक्षण मिलने पर इंसान कितना गिर सकता है। जब एक महिला के साथ सरेआम यह सब हो रहा था तो कानून कहां था, पुलिस कहां थी? बताया जाता है कि गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना देने की बहुत कोशिश की, लेकिन घंटों तक कोई नहीं आया। लगभग 7 घंटे बीत गए। 7 घंटे तक एक महिला को प्रताड़ित किया जाता रहा, गांव में दहशत का माहौल बना रहा और पुलिस थाने से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सब कुछ देखती रही। आखिरकार जब किसी बड़े अधिकारी का आदेश आया तब जाकर पुलिस और पीएसी की एक टुकड़ी गांव पहुंची, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वह हो चुका था। एक महिला की इज्जत लुट चुकी थी और एक समुदाय के मन में डर बैठ चुका था। पुलिस की यह देरी महज एक लापरवाही थी या किसी के इशारे पर की गई, जानबूझकर की गई अनदेखी? देर से ही सही, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो एफआईआर दर्ज की गई। गांव के प्रधान सुशील यादव समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन कहानी का सबसे दुखद पहलू तो अब शुरू होना था। एफआईआर तो हो गई, पर हुआ क्या? किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आरोपी गांव में खुलेआम घूमते रहे, पीड़ित परिवार को धमकाते रहे। ऐसा लग रहा था मानो एफआईआर सिर्फ एक कागजी कार्रवाई थी जिसका मकसद मामले को शांत करना था, न्याय देना नहीं। यह हमारे सिस्टम की उस कड़वी हकीकत को दिखाता है जहां रसूखदार और सत्ता के करीबी लोगों के लिए कानून के मायने बदल जाते हैं। पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए भटकता रहा, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। जब स्थानीय प्रशासन और सरकार से कोई मदद नहीं मिली तो प्रदेश के कई ब्राह्मण संगठन पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने के लिए आगे आए। परशुराम सेना और ब्राह्मण सभा के कुछ सदस्य जब संतोषपुर गांव पहुंचे ताकि वे उर्मिला बाजपेयी के परिवार को सांत्वना दे सकें और उनकी लड़ाई में मदद कर सकें, तो प्रशासन ने उनके साथ जो किया वह और भी चौंकाने वाला था। पुलिस ने मदद करने आए इन लोगों को ही शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को जेल भेज दिया गया, यानी जो अपराधी थे वे आजाद घूम रहे थे और जो पीड़ितों के हक के लिए आवाज उठाने आए थे उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया। यह न्याय का कैसा मजाक था? यह सब कुछ उस सरकार के राज में हो रहा था जिसके मुखिया खुद उसी इटावा जिले से आते थे। जब ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि तत्कालीन सरकार के एक ब्राह्मण मंत्री अभिषेक मिश्रा के पास मदद की गुहार लेकर पहुंचे तो कथित तौर पर उन्हें जवाब मिला कि यह मुख्यमंत्री का जिला है, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। यह जवाब अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। यह बताता है कि कैसे सत्ता के सामने मंत्रियों की भी कोई हैसियत नहीं रह जाती। यह दिखाता है कि जब मामला राजनीतिक नफे नुकसान और जातीय समीकरणों का हो तो इंसाफ और इंसानियत को कैसे किनारे कर दिया जाता है। सरकार की यह चुप्पी, यह उदासीनता अपराधियों के हौसले बढ़ा रही थी। इटावा की यह घटना कोई अकेली घटना नहीं थी। उस दौर में ऐसी कई और घटनाएं हुईं जहां सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। जनवरी 2014 में बीजेपी नेता ब्रजेश तिवारी की हत्या का मामला हो या दूसरे मामले, हर जगह एक पैटर्न दिखाई देता है। आरोप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगते थे, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते मामले रफा दफा कर दिए जाते थे। संतोषपुर कांड के बाद ब्राह्मण समाज में सरकार के प्रति गहरा रोष पैदा हुआ। इसका असर यह हुआ कि जब समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को लुभाने के लिए झांसी में एक ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया तो स्थानीय ब्राह्मणों ने उसका पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। यह उस चुप्पी का जवाब था जो सरकार ने उर्मिला बाजपेयी के अपमान पर साधी थी। आज इस घटना को कई साल बीत चुके हैं, तारीखें बदल गई हैं, सरकारें बदल गई हैं, लेकिन एक सवाल आज भी वहीं खड़ा है। क्या किसी महिला को सिर्फ इसलिए अपमानित किया जा सकता है क्योंकि वह एक ब्राह्मण जाति में पैदा हुई है? क्या किसी की मदद करना इतना बड़ा गुनाह हो सकता है कि उसकी सजा पूरे परिवार को इस तरह दी जाए? उर्मिला बाजपेयी के साथ जो हुआ वह महज एक मारपीट या छेड़छाड़ की घटना नहीं थी।
वह एक राजनीतिक और सामाजिक संदेश था जो ताकतवर द्वारा कमजोर को दिया गया। यह संदेश था कि अगर तुम हमारे खिलाफ जाओगे तो हम तुम्हारी औरतों की इज्जत को सरेआम नीलाम कर देंगे। यह हमारे समाज के सबसे घिनौने चेहरे को दिखाता है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कैसा समाज बना रहे हैं। एक ऐसा समाज जहां न्याय जाति देखकर दिया जाता है, जहां पुलिस सत्ता की गुलाम है और जहां एक महिला का सम्मान राजनीतिक नफरत की भेंट चढ़ा दिया जाता है। संतोषपुर की गलियों में गूंजती उर्मिला वाजपेयी की चीखें आज भी हमसे यह सवाल पूछ रही हैं। यह सिर्फ ब्राह्मण या यादव का सवाल नहीं है, यह इंसानियत का सवाल है। यह हमारे संविधान में लिखे समानता के अधिकार का सवाल है। जब तक हम इन घटनाओं पर अपनी जाति और राजनीति का चश्मा उतार कर नहीं देखेंगे, तब तक हम एक समाज के तौर पर आगे नहीं बढ़ सकते। आज 2025 में भी जब हम पीछे मुड़कर 2013 की इस घटना को देखते हैं, तो यह हमें याद दिलाती है कि जख्म कितने भी पुराने हो जाएं, उनके निशान नहीं मिटते। उर्मिला वाजपेयी का मामला सिर्फ एक केस फाइल नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र की एक परीक्षा है जिसमें हम बुरी तरह से फेल हुए थे। यह एक चेतावनी है कि अगर हमने जाति के इस जहर को खत्म नहीं किया तो यह हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। सवाल यह नहीं है कि अपराधी कौन था, सवाल यह है कि हम सब उस दिन कहां थे, हमारी संवेदनाएं कहां थीं। और जब तक हम इन सवालों का जवाब नहीं ढूंढ लेते, तब तक संतोषपुर जैसी घटनाएं होती रहेंगी और हम मूक दर्शक बने रहेंगे।